हॉर्सेस के हॉर्सेस रन करने के लिए, भागने के लिए जो पाथवे अडॉप्ट करते थे, ठीक है, उसे हम कुर्रेर बोलते थे। इन एजुकेशन करिकुलम में बी टेकन टू मीन अ रेस कोर्स टेकन अप बाय द एजुकेशनल प्रोसेस। हम अपने एजुकेशनल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो पाथवे अडॉप्ट करते हैं। बच्चे ये आपका हो सकता है नेट का इश्यू हो। रेस कोर्स टेकन अप बाय द एजुकेशनल प्रोसेस, हम अपने एजुकेशनल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो पाथवे अडॉप्ट करते हैं, जो रास्ता इख्तियार करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं। फॉर 1918 कोर्सेज ऑफर्ड इन लर्निंग इंस्टीट्यूशन वर ओनली नोन एज सब्जेक्ट। 1918 से पहले जितने भी कोर्सेज ऑफर किए जाते थे किसी भी इंस्टीट्यूट में, उन्हें सब्जेक्ट्स कहा जाता था। द टर्म करिकुलम हैड नॉट बीन क्वाइंड, कि उस वक्त तक टर्म करिकुलम जो थी उसे डिफाइन नहीं किया गया था। फ्रैंकलिन बॉबिट आफ्टर वर्किंग ऑन अ नंबर ऑफ कोर्सेज, कि उसने नंबर ऑफ कोर्सेज पे काम किया, एंड आफ्टर स्टडीइंग द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस व्हिच केम विद द वर्ल्ड वार वन। जब वर्ल्ड वार वन आई ना, तो ज़ाहिर सोसाइटी में चेंज आया, इकोनॉमिकली आया। कुछ जो कंट्रीज ज्यादा मुतासिर होते उनकी इकोनॉमिक्स डिक्लाइन कर गई, पॉलिटिकल चेंज आया, तो उससे क्या हुआ, वर्ल्ड करिकुलम को दोबारा से डिफाइन किया गया टू मीन दोज एक्सपीरियंसेस जो कि लर्नर एक्वायर करता है। एक्वायर करता है किस चीज के लिए एक्वायर करता है, किसी भी लर्निंग इंस्टीट्यूट में से गुजरता है, तो दीज आर टर्म्ड एज करिकुलम, उसे हम करिकुलम बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम इन इस्लाम, जब हम इस्लाम में, बच्चे ये नहीं होता कि मिस होगी तो होगी, स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया। इन हिज पीरियड इंस्ट्रक्शन वर गिवन इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। बच्चे जिन बुक्स की मिस हो जाती है ना, वो दोबारा एजुकेशन थी। द हदीस बाय हार्ट, हदीस को याद किया जाता था। लर्निंग टू कुरान बाय हार्ट, कुरान को बाय हार्ट दोबारा से याद करना का मजमून था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, उस तरह के जो हम आजकल मैथमेटिकल क्वेश्चन करते हैं ना, वो तो नहीं थे, लेकिन उनका कहना है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी। ज़ाहिर है प्रॉपर्टी तो हर एक की बात थी ना, पास थी, वो लोग तजारत भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, तो उसके हिसाब से वो मैथमेटिक्स सीखते थे। बेसिक मेडिसिन जेनेटोलॉजी, जो बेसिक मेडिसिन जड़ी बूटियां थी, अद्वियात थी, उनका जो इल्म था वो जेनेटोलॉजी कहलाता था। लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज वो सीखते थे। आर्ट ऑफ स्विमिंग, सिलाई करना, मैसनरी, लेबर वर्क, एरो शूटिंग, आपको पता है तीर अंदाजी, हॉर्स राइडिंग, यानी उस वक्त जो भी अलूम का फैशन था ना, जो चीजें का इल्म हासिल करना चाहिए था वो इल्म हासिल करते थे। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम सिंस 1947, 1947 में कौन सा करिकुलम जो था वो पढ़ाया जाता था। पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप, कि दुनिया के नक्शे पे जो पाकिस्तान जो था वो बना। 1 मिनट। पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड मैप, जब पूरी दुनिया के नक्शे पे पाकिस्तान जब बना। द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब वाज द मेन बॉडी फॉर प्रिपेयर द करिकुलम। पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो एक मेन बॉडी थी जिसने करिकुलम प्रिपेयर किया फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो प्राइमरी एजुकेशन थी यानी बुनियादी तालीम थी, वो किसकी जिम्मेदारी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। ग्रुप ए में कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट थे, ग्रुपिंग की गई, ये आपकी बुक में ग्रुपिंग दी हुई है, और ग्रुप बी में इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको पता ही वो वाले सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ सारे बच्चों ने पढ़ने होते हैं। इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं उनमें चॉइस दी जाती है कि बच्चा अपनी मर्जी से सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे हम 8 तक तो आपको पता है सारे बच्चों ने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जब हम 9th में आते हैं तो आगे से डिवीजन होती है, आपने साइंस में जाना है या ह्यूमैनिटीज में जाना है। साइंस में जाना हो तो फिर आगे से आपने कंप्यूटर साइंस पढ़नी है या बायोलॉजिकल साइंस पढ़नी है। उर्दू, इस्लाम, याद और इंग्लिश, और मैट्रिक में मैथ भी आपको पता है कंपल्सरी रहता है, पार्क स्टडीज भी है। अच्छा जी, उसके बाद आपने बायोलॉजिकल साइंस पढ़नी है या कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट सेम होते हैं मैट्रिक में। जब हम फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर आपको पता है मजीद डाइवर्सिफिकेशन होती है, सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन होती है कि आपने प्री मेडिकल में जाना है, प्री इंजीनियरिंग में जाना है, ICS में जाना है, ठीक है, 3 ग्रुप्स होते हैं। फिर आजकल एक FAIT का भी है, तो उसमें आपको कंप्यूटर का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो इन नवंबर 1947
The first educational conference was held by Quaid-e-Azam. Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah ने पहली कॉन्फ्रेंस हेल्ड की in which he stressed to make Pakistan a true Muslim state. Quaid-e-Azam क्या चाहते थे? पाकिस्तान को एक सही वाली इस्लामी रियासत बनाना चाहते थे. During 1952, जब हम 1950 की बात करते हैं और 52 की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी कमीशन करिकुलम बेस्ड ऑन रिलीजियस एजुकेशन, ये जो सारा करिकुलम था ना वो पहले मजहबी तालीम पे, रिलीजियस एजुकेशन पे था. उर्दू, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, पर्शियन, अरबिक, बंगाली, फ्रेंच, लैटिन, इतनी ज्यादा जुबानें थी कि बच्चे उसमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते थे. इन द लाइट ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग 1955, 1955 में जो पहला एजुकेशनल प्लान बनाया गया उसकी रोशनी में 60 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर introduced 5 group of secondary education level like humanities, science, oriental, technical and English. ठीक है, कि पहला 5 साल मंसूबा बना 1955 यानी 1955 से 1960 के दरमियान में. तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर ने इंट्रोड्यूस किया ग्रुप 5 ग्रुप इंट्रोड्यूस किए सेकेंडरी एजुकेशन के. ह्यूमैनिटीज था, साइंस था, ओरिएंटल, टेक्निकल और इंग्लिश लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया. आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन देयर वाज एन इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रैपिड माइग्रेशन. वर्ल्ड वॉर वन के बाद अर्बनाइजेशन हुई, यानी लोगों ने शहरों में रहना शुरू कर दिया. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई. रैपिड माइग्रेशन, लोगों ने कहाँ पे माइग्रेट करना शुरू किया? शहरों में. These event had profound effect on common life. कि इससे क्या फर्क पड़ा? इससे जो आम आदमी है ना उसकी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ा. Because of the above, human life underwent dramatic change. कि ह्यूमन की जो लाइफ थी ना, आम इंसान की जिंदगी, उसमें एक ड्रामाई तब्दीली आई. बॉबिट was influenced by scientific management. एक थ्योरिस्ट था, एजुकेशनिस्ट था बॉबिट, वो मुतासिर था साइंटिफिक मैनेजमेंट से. जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं यानी हम चीजों को साइंटिफिकली मैनेज करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि साइंटिफिकली जब चीजों को मैनेज किया जाता है तो वेस्टेज कम होता है, मैक्सिमम आउटपुट मिलती है. यानी अगर आपने 1 लाख से कुछ इन्वेस्ट करके कुछ बनाया ना, तो अब 1 लाख ही आपको मिले. आपने जितना मटेरियल डाला है उतना ही आपको आउटपुट मिले. ये इंडस्ट्रीज में अप्लाई होता था कंसेप्ट. ठीक है, कि इंडस्ट्रीज में आपने इनपुट दिया, आपने लैपटॉप बनाने हैं, तो जितने लैपटॉप के अपने मटेरियल खरीदा, पार्ट्स खरीदे हैं, उनकी सेटिंग करे, वो बन जाए. तो बॉबिट जो था वो इस कंसेप्ट को, कि यानी हमें वेस्टेज ना हो, ठीक है, तो वो इस कंसेप्ट को एजुकेशन सेक्टर में भी अप्लाई करना चाहता था. इट वाज सीन एज ए मीन ऑफ मिनिमाइजिंग और एलिमिनेटिंग वेस्ट, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट उस मैनेजमेंट को कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें हमें आउटपुट मैक्सिमम मिले, वेस्ट मटेरियल कम बने, हमारे रिसोर्सेज, वेस्ट मटेरियल मीन हमारे रिसोर्सेज जाया ना हो. आप जो बनाना चाहते हैं ना, आपने 10 पिज्जाज बनाने, आप 10 के 10 बना लें. जो क्वांटिटी आपने ली है कि मैंने ये सब कुछ मटेरियल डालना है, वो मटेरियल डालने के बाद आपको 10 के 10 मिल जाए. एलिमिनेटिंग वेस्ट, मैक्सिमाइजिंग आउटपुट. 10 इस्तेमाल करें उससे 12 तो मिल जाए, लेकिन ये ना हो कि कुछ भी ना मिले. बच्चे FA-IT में ना कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है, बाकी वैसे ही सब्जेक्ट होते हैं जो आम FA में होते हैं. सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है जो कि कंप्यूटर का होता है. करिकुलम डिफाइंड बाय फ्रैंकलिन बॉबिट, इट वाज डिफाइंड इन 1918 as applied to education. It is that series of things which children and youth must do and experience by which of developing abilities to do the things well that make up the affairs of adult life. अगर हम इसको एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो उनका कहना है जो करिकुलम है ना, ये वो सीरीज ऑफ थिंग्स है जो कि हम करना चाहते हैं, which children and youth must do, कि बच्चों को और बड़ों को करनी चाहिए, and experience by which of developing abilities to do the things well that make up the affair of life. कि हम वो सारे काम करें, उन सारे काम से काम करने की कोशिश करें, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करें जो कि हमारे अफेयर्स ऑफ लाइफ बनाती हैं. द करिकुलम may therefore be divided in 2 ways. It is the entire range of experiences, both directed and undirected, concerned in unfolding the abilities of individual. के range of experiences हैं, both directed and undirected. डायरेक्टेड जब हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं ना, गाइड कर रहे होते हैं, टीचर गाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही होती, हम खुद से सीखते हैं, लर्न करते हैं। वो कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि आके अच्छा लगता है ना, मुझे अच्छा लगता है तो मैं उससे लर्न कर लेता हूँ। आप अपने नेबर्स में से किसी की कोई बात अच्छी लगती है, फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स से, तो हमें डायरेक्शन नहीं दे रहे कि आपने ये सीखना है, ये लर्न करना है। आप उनके एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। तो डायरेक्टेड है और अनडायरेक्टेड हो, लेकिन आप उससे कुछ सीख रहे हो। पर्पस क्या है? अनफोल्डिंग द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, कि हम किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटीज को अनफोल्ड करना चाहते हैं, ओपन अप करना चाहते हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्शियसली डायरेक्टेड ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस। क्या हम कह सकते हैं ये सीरीज ऑफ कॉन्शियसली डायरेक्टेड ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस हैं that the school use for completing and perfecting the unfoldment। ये वो जो चीजें हम अनफोल्ड करना चाह रहे हैं ना, ओपन अप करना चाह रहे हैं, हिडन है, छुपी हुई है, क्लियर नहीं है, तो हम कॉन्शियसली ट्रेनिंग देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। हम कंप्लीट करना चाहते हैं, परफेक्ट करना चाहते हैं द अनफोल्डमेंट, वो चीजें जो छुपी हुई हैं, जो हिडन है। Curriculum defined by various theorists. According to Taba, it is a plan for learning. Whatever we plan that we have to learn, it is from this curriculum. That reconstruction of knowledge and experience systematically developed under the support of the school. ये क्या है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को बिल्ड कर रहे हैं। सिस्टमैटिकली डेवलप अंडर द सपोर्ट ऑफ द स्कूल। सिस्टमैटिक वे में हम डेवलप कर रहे हैं अंडर द सपोर्ट ऑफ द स्कूल। यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। टू इनेबल द लर्नर टू इंक्रीज हिज और हर कंट्रोल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हम लर्नर को इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे अपना कंट्रोल करे। व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट इज बैड फॉर मी। इट इज अ प्लान और प्रोग्राम फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच द लर्नर एनकाउंटर अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। ये प्लान कह सकते हैं हम स्टूडेंट्स, प्रोग्राम कह सकते हैं फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस व्हिच द लर्नर एनकाउंटर। कि आप जब एक बच्चा स्कूल में जाता है ना, स्कूल की डायरेक्शन में, जाहिर है उसे बहुत से एक्सपीरियंसेस का सामना करना पड़ता है। हो सकता है उस बच्चे की आवाज़ अच्छी है तो टीचर मोटिवेट करे, बच्चे आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। टीचर उसे डिबेट करना सिखाता है, उसे बताते हैं आपने कंपटीशन में कैसे पार्ट प्ले करना है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। स्पोर्ट्स कंपटीशन में ले जाते हैं, स्पोर्ट्स सिखाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक यू लीड्स टुवर्ड्स परफेक्शन, आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है। ठीक है, टीचर प्रैक्टिस करवा रहा है, परफेक्शन की तरफ लेके जा रहा है। We will discuss one by one the different philosophies of education. That is perennialism. The aim of education is to ensure that students acquire understanding about the great idea of civilization. कि अगर हम स्टूडेंट्स perennialism की बात करते हैं, perennial का मतलब होता है हमेशा रहने वाला। Here the aim of education is to ensure that the student acquire understanding about the great idea of civilization. स्टूडेंट किस चीज की कोशिश करें? सिविलाइजेशन का आइडिया एक्वायर करने की। These ideas have the potential for solving problem in any era. किसी भी इरा में हम अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ा है ना, हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। एवर लास्टिंग, पेरिनियल में मैंने आपसे कहा एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाला, वो एवर लास्टिंग होती है, हमेशा रहते हैं। टू सीक इंड्यूरिंग ट्रूथ विच आर कॉन्स्टेंट, हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? ट्रुथ को, सच्चाई को। आपको पता है कि जो ट्रुथ है ना, सच्चाई, सही बात, नॉट चेंजिंग, ये चेंज नहीं होती। ह्यूमन वर्ल्ड एट देयर मोस्ट एसेंशियल लेवल डू नॉट चेंज। कि हम ये कहते हैं, पेरिनियलिज्म ये कहती है कि सच्चाई जो है उसे हम बदल नहीं सकते, ट्रुथ को चेंज नहीं कर सकते। ट्रुथ एक कांस्टेंट फैक्टर है जिसमें हम तब्दीली नहीं ला सकते। कि जो ट्रुथ है वो इटर्नल है, उसमें हम चेंज नहीं ला सकते। दोज अनचेंजिंग प्रिंसिपल्स कंसीडर क्रिटिकल, कि वो प्रिंसिपल जो चेंज नहीं हो सकते, जिन असूलों को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, वो इट इज कंसीडर्ड क्रिटिकल, उन्हें क्रिटिकल समझा जाता है, इंपॉर्टेंट समझा जाता है। द डिमांडिंग करिकुलम फोकस ऑन अटेनिंग कल्चरल लिटरेसी, जो हमारा करिकुलम है ना, वो हमसे डिमांड करता है हम फोकस करें किस पे? लोगों को कल्चरली लिटरेट करें। स्ट्रेटिक स्टूडेंट ग्रोइंग इन एंड्यूरिंग डिसिप्लिन, वो जो नए डिसिप्लिन इमर्ज हो रहे हैं ना, ठीक है, न्यू डिसिप्लिन दैट आर इमर्जिंग, हम स्टूडेंट की ग्रोथ उसमें स्ट्रेस करें कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। द लोफेस्ट अकम्पलिशमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड आर एम्फसाइज्ड, द ग्रेट ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, द लॉज और प्रिंसिपल ऑफ साइंस
हमारा फोकस क्या हो, प्रिंसिपल ऑफ साइंस पे, लॉस पे, लिटरेचर पे, आर्ट पे, हम इन चीजों पे फोकस करें। एडवोकेट ऑफ दिस एजुकेशनल फिलॉसफी एंड रॉबर्ट माइनर Hitchens, who developed the Great Book Program in 1963, and Mortimer Adler, who further developed this curriculum based on 100 great books of Western civilization. Western civilization में 100 great books जो थी वो इस टॉपिक पे लिखी गई। Essentialism स्टूडेंट हम बात करें तो ये एक और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है। There is a common core of knowledge कि कॉमन कोर जो कॉमन है ना, that need to be transmitted to student in a disciplined एंड सिस्टमैटिक वे। इस नॉलेज को हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं, बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं एक डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक वे में। द कोर ऑफ द करिकुलम इज एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल एंड एकेडमिक रीगर। हम ये एसेंशियल नॉलेज स्किल जो है वो हम किसको देना चाहते हैं, अपने लर्नर को देना चाहते हैं। Although this educational philosophy is similar in some way to perennialism, एसेंशियल का मतलब होता है जो लाजमी है, जो कोर है। जैसे आपसे मैंने कहा कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज ये एसेंशियल कंपल्सरी सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। और परीनियल जो है वो कंपैरेटिवली हमेशा रहने वाला है। तो ये सिमिलर है परीनियलिज्म से, लेकिन एसेंशियली एक्सेप्ट द आइडिया दैट अ कोर करिकुलम, जो लाजमी सब्जेक्ट है ना, जो हम कहते हैं कि ये लाजमी है ना, कोर है, उनका कहना है वो चेंज हो सकता है। स्कूलिंग शुड बी प्रैक्टिकल, हमारी स्कूलिंग प्रैक्टिकल हो। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट टू बिकम वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, हम चाह क्या रहे हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। द कोर ऑफ करिकुलम इज एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल। उनका कहना है कि स्टूडेंट जो है, अगर हम उन्हें वैल्यूएबल मेंबर बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिकली प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोर करिकुलम चेंज हो सकता है। इट शुड फोकस ऑन फैक्ट्स, कि हमारा फोकस क्या हो, फैक्ट्स पे। ऑब्जेक्टिव रियलिटी आउट देयर, ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे। द स्टूडेंट टू बिकम वैल्यूएबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये स्टूडेंट्स को वैल्यूएबल मेंबर बनाए। इट शुड फोकस ऑन फैक्ट्स, टाइप पर फोकस हो, द ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे हो। एंड द बेसिक ट्रेनिंग स्टूडेंट टू रीड, राइट, स्पीक एंड कंप्यूट क्लियरली एंड लॉजिकली, स्टूडेंट पे फोकस हो, हम बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, बच्चे रीड, राइट, स्पीक एंड कंप्यूट क्लियरली एंड लॉजिकली। स्टूडेंट शुड बी टॉट हार्ड वर्क, हम बच्चे को सिखाएं कि उसने हार्ड वर्क कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, हम उसको सिखाएं कि उसने बड़े की इज्जत कैसे करनी है। डिसिप्लिन सिखाएं। टीचर आर टू हेल्प स्टूडेंट कीप देयर नॉन प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट इन चेक। नॉन प्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट मीन कि ऐसी मूवमेंट जिनका कोई फायदा नहीं है ना, ऐसी एक्टिविटीज होती है ना जो कि टाइम वेस्ट करती हैं। तो टीचर स्टूडेंट पे चेक रखे, क्या स्टूडेंट ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है जो नॉन प्रोडक्टिव है, जो उनको गलत साइड पे लेके जा रही है। बच्चा गुस्सा तो ज्यादा नहीं कर रहा, माइंडलेसनेस, इतना कुछ सोच नहीं रही होती ना, गैर शौरी। रिएक्शन टू प्रोग्रेसिव अप्रोच, ये उसका रिएक्शन था। परिवेलेंट इन द 1920s and 30s, William Bagot took progressive approach to task in the general. He formed in 1934. और इसके हामी जो थे, कॉर्नर था, डिकवर था, कॉपरमैन था और थ्यूडर सीजर था, वो इस अप्रोच के हामी थे कि हमारा करिकुलम इस तरह का होना चाहिए। जब हम प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो एजुकेशन प्रोग्रेसिव जो तरक्की याफ्ता होते हैं ना, जिद्दत पसंद होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम एजुकेशन शुड फोकस ऑन द होल चाइल्ड। एजुकेशन फोकस किस पे करे, पूरे बच्चे पे, रेदर देन ऑन द कंटेंट और द टीचर। एजुकेशन फोकस करे पूरे बच्चे पे, यानी बच्चा हमारे क्या है ना, उसके लिए हम एजुकेशन सिस्टम प्लान कर रहे हैं। उसका फोकस कंटेंट ना हो, टीचर ना हो, कि पढ़ाना क्या है, पढ़ाएगा कौन। बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हो। स्टूडेंट शुड टेस्ट आइडियाज बाय एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। स्टूडेंट किसी भी आइडिया को टेस्ट कर सकते हैं एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन से। लर्निंग इज रूटेड द क्वेश्चन ऑफ लर्नर, क्या लर्निंग की रूट्स किसमें है, क्वेश्चन ऑफ लर्निंग में। गेट अराइज थ्रू एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, कि जब आप वर्ल्ड में मुख्तलिफ किस्म की दुनिया में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। इट इज एक्टिव नॉट पैसिव। द लर्नर इज प्रॉब्लम सोल्वर, कि जो लर्नर है ना, करो सोचे, वो मेक मीनिंग थ्रू हिज और हर इंडिविजुअल एक्सपीरियंस,
जो अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ डिफरेंट, कुछ नया निकाले फिजिकल और कल्चरल कंटेक्स्ट में। Effective teacher provide experiences so that student can learn by doing। कि जो टीचर है वो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे, क्योंकि बच्चा जो है ना वो लर्निंग बाय डूइंग यानी प्रैक्टिकल वर्क से ज्यादा सीखता है। आप जब बच्चे को कुछ पढ़ा रहे होते हैं, लर्न करवा रहे थे प्रैक्टिकल वर्क के जरिए। करिकुलम कंटेंट इज ड्राइव फ्रॉम स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड क्वेश्चन। कि जो हम करिकुलम का कंटेंट ड्राइव करते हैं ना, कहाँ से ड्राइव करना है? स्टूडेंट के इंटरेस्ट को देखना है, क्वेश्चन करने हैं। द एम्फसिस ऑन प्रोसेस हाउ इट कम्स टू नो। कि हमने प्रोसेस पे फोकस करना है कि बच्चा सीखेगा कैसे। द प्रोग्रेसिव एजुकेशनल फिलॉसफी वाज established in America from the mid 1920s to the mid 1950s। जॉन डेवी और उसके जो थे ना फॉरमोस्ट और उसके जानने वाले उसके हामी थे। उसके बाद हम मॉडल्स की बात करेंगे। टेलर मॉडल है, टैबा मॉडल है और ओलिविया मॉडल है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल व्हाइल डेवलपिंग करिकुलम वी शुड सी द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि हम करिकुलम बना रहे हैं तो सोशल सेटअप में रह के, तो हमें ये पता हो सोसाइटी की नीड्स क्या हैं, सोसाइटी क्या डिमांड करती है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, वो नॉलेज जो हम अपने स्टूडेंट को इम्पार्ट करना चाहते हैं ना, उसकी नेचर क्या होगी, वो नॉलेज किस किस्म का होगा, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। द नीड्स ऑफ द लर्नर, लर्नर की क्या नीड्स हैं, लर्नर का क्या इंटरेस्ट है, लर्नर की क्या एबिलिटीज है, लर्नर किन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है, वो क्या पढ़ना चाहता है ना, क्या सीखना चाहते हैं, हम ये भी जहन में रखेंगे। When we ask about the needs of the society, that it should be according the needs of the society, तो हम देखेंगे क्या हमारी सोसाइटी लिटरेट है, लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या हम वोकेशनल स्किल्स सिखाना चाहते हैं, सोशल ऑर्डर क्या है, मोरालिटी क्या है, क्या हिलाक की आते हैं, क्या हम सुनाना सिखाना चाहते हैं, कौन सी इंटरपर्सनल स्किल्स हम शामिल करना चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम वैल्यूज और कल्चर ट्रांसमिट करना चाहते हैं ना, बच्चों में कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं। व्हाट इज मेंट बाय क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी से क्या मुराद है, किस बंदे को कहेंगे हम ये क्रिएटिव है, कौन सी इनोवेशन जो है वो हम लेके आना चाहते हैं एजुकेशन सेक्टर में। व्हाट इज मेंट बाय क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, और हम उसे कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अगर हम नीड्स ऑफ द लर्नर की बात करेंगे तो स्टूडेंट क्या कोग्निटिव डेवलपमेंट की जरूरत है, क्या हम उनकी मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करना चाहते हैं, हम उनकी थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं, लिंग्विस्टिक डेवलप, हम उसकी स्पोकन इंग्लिश को डेवलप करना चाहते हैं, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट चाह रहे हैं, साइकोलॉजिकली हम उन्हें डेवलप करना चाह रहे हैं, मेंटल ग्रोथ चाह रहे हैं, मॉरल और इफेक्टिव डेवलपमेंट से क्या मुराद है, और हमारा वोकेशनल फोकस क्या होगा। द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, कि नेचर क्या होगी। सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, तो सबसे पहले जो हमने सब्जेक्ट मैटर सिलेक्ट करना है ना, जो हमने पढ़ाना है वो किस तरह से सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर क्या होगी, कि अगर हमने सिलेक्ट कर लिया सब्जेक्ट मैटर कि हमने कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, ठीक है, तो द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कि हम सब्जेक्ट मैटर को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करेंगे या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ मूव करेंगे। अप्रोचेस टू सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो सब्जेक्ट मैटर को अरेंज करने के लिए यूज होती हैं, हम ये भी देखेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया क्या है जो हम सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसका क्या क्राइटेरिया था, किस बेस पे हमने उसे सिलेक्ट किया। रेलेवेंस, वो कितना रेलेवेंट है, बच्चे की मेंटल एज के मुताबिक है, बच्चे के इंटरेस्ट एबिलिटीज के मुताबिक है या नहीं है। इम्पोर्टेंस क्या है, प्रायोरिटी से क्या मुराद है, किस टॉपिक को हम प्रायोरिटी देंगे ना, किसे जरूर हमें शामिल करना चाहिए, कितना कवर करना है, कंसंट्रेशन क्या है, सीक्वेंस क्या हो, ये बारीकी से क्या मुराद है। ठीक है, हमने उसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ कैसे अरेंज करना है। प्रोग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कि जब हम इसे अरेंज करेंगे तो प्रोग्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ करेंगे या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाएंगे, हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे या प्रोसीड करेंगे, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्या हम डिस्क्रीट सब्जेक्ट और कोर्सेज, किन कोर्सेज को सेपरेट सेपरेट अरेंज करेंगे, कौन से ब्रॉड फील्ड और डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे हमारी क्या मुराद है। कोर और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट जो है कोर है, इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है,
और इंटरडिसिप्लिनरी कौन से हैं जो उसके दरमियान में लिंक्ड हैं। कौन सा स्किल और प्रोसेसेस जो हैं वो हम यूज करेंगे बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। कौन से प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज हम उसमें शामिल करेंगे, कौन से प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। टेक्सचुअल की बात करते हैं जिसमें टेक्स्ट शामिल होगा ना, कि सारा का सारा टेक्सचुअल मटेरियल जो है वो हम शामिल करेंगे। क्या आपने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में क्या क्या शामिल करना है, किस तरह का मटेरियल हम शामिल करेंगे। फिर डेवलपमेंटल है, फिर साइको सोशल है कि हम स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटीज, मेंटल लेवल, इंटरेस्ट, एबिलिटीज के मुताबिक क्या करिकुलम को डेवलप करेंगे। और आखिर में एक्सपीरियंशियल कि क्या हम अपने करिकुलम का पार्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर हम टैपा मॉडल की ही बात करें तो उसमें सर्टेन स्टेप्स हैं, डायग्नोसिस ऑफ लर्नर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द लार्जर सोसाइटी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि लर्नर की नीड क्या है, लर्नर किस में इंटरेस्ट लेता है, लर्नर क्या लर्न करना चाहता है, और सोसाइटी की उससे क्या एक्सपेक्टेशन है। हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव फार्मुलेट करेंगे। फिर हम देखेंगे लर्निंग कंटेंट कौन सा हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा मटेरियल शामिल करना है, कौन सा उससे बाहर निकाल देना है। फिर जो हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे उसे ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे या कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाएंगे। कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज जो है वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, किस एक्टिविटी के जरिए हम क्या सिखाना चाहते हैं, हम कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन करवाएंगे, किस टाइप की एक्टिविटीज हम शामिल करेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू एवेल्युएट एंड द मीन्स ऑफ डूइंग इट, तरीके से हम एवेल्युएट कर सकते हैं। एवेल्यूएशन में आपने पहले भी पढ़ा था कि मैंने आपसे कहा था फॉर्मेटिव भी होती है, समेटिव भी होती है। समेटिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अलग-अलग से भी ले सकते हैं हम, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिक्स भी ले सकते हैं। हमने अगर एवेल्युएट करना है, सादा तरीके से करना चाहते हैं, कोई क्विज, टेस्ट, असाइनमेंट भी ले सकते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन इन डेवलपिंग करिकुलम, व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। कौन कौन से एजुकेशनल पर्पसेस है जो कि स्कूल अटेन करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, जिसके लिए हम अपना एजुकेशन सिस्टम प्लान करते हैं। व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दिस पर्पस, कि इन पर्पस को अटेन करने के लिए हम कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस अपने लर्नर को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली सारे लर्नर को हम एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस तो हमने प्रोवाइड करने हैं ना, तो लर्नर को हम कौन कौन से एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करेंगे। एक्सपीरियंसेस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज, अगर हम उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हमें पता है कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, तो हम उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी। हाउ कैन वी डिटरमिन वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट दिस पर्पस आर बीइंग अटेन्ड, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो पर्पस हम अटेन करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे, किस हद तक हम कामयाब हुए। ऑब्वियसली या हम असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट में मैंने आपसे कहा था हम क्विज दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा तरीका है असेसमेंट में हम न्यूमेरिकल मार्क्स नहीं देते ना, वैल्यू जजमेंट करते हैं, गुड है, बैड है, सेटिस्फैक्टरी है, वेल डन, आप इस तरह के रिमार्क्स देते हैं। और इवैल्यूएशन की बात अगर हम करें तो इसमें हम मार्क्स देते हैं। ठीक है, जो आपका आम पेपर पेंसिल एग्जाम्स होता है जिसमें हम मार्क्स दे रहे होते हैं ना, और पैटर्न वही कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं,